पोल्यूशन लेसन हमने स्टार्ट किया था। पोल्यूशन लेसन में हमने डिफरेंट टाइप्स के पोल्यूशन क्या होते हैं, उसमें भी हमने एयर पोल्यूशन पढ़ा। एयर पोल्यूशन कैसे होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण एयर पोल्यूशन होता है, एंड एयर पोल्यूशन के कारण क्या क्या रिजल्ट होते हैं, उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं। उसमें के एक दो इफेक्ट हमने देखे। प्लांट्स एंड एनिमल्स पर जो डायरेक्ट इफेक्ट होते हैं वो देखा। ग्लोबल वार्मिंग हमने देखा था। एंड उसके बाद नए जो चीज देखनी है, दैट वी विल स्टार्ट। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू। Nobody will disturb the screen. Now, next is the effect of air pollution is could be acid rain. ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ग्लोबल टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण, इस वजह से एटमॉस्फेयर में चेंज होते जा रहे हैं। एंड इस वजह से एग्रीकल्चर यील्ड में, वाइल्ड एनिमल्स के डिस्ट्रीब्यूशन में, आइसबर्ग्स एंड ग्लेशियर्स की मेल्टिंग पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता जा रहा है एंड उनमें डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहे हैं। एंड इस वजह से जो सी लेवल है वो भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। आज देखना है अपने को एयर पोल्यूशन के कारण एसिड रेन होता है, वो क्या चीज होती है। व्हाट हैपेंस जब फ्यूल की बर्निंग के कारण एंड फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस जो हैं ये एटमॉस्फेयर में जाती हैं। सल्फर, नाइट्रोजन एंड कार्बन के ये ऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में जमा होते हैं, तब ये ऑक्साइड्स बारिश के समय में वापस से पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं एंड डिसॉल्व होने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरस एंड सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड बनाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। तो इन ऑक्साइड्स के बारिश के पानी में घुलने के कारण वो बारिश में जो फर्स्ट रेन होती है सीजन की, वो एक्चुअली वाटर के ड्रॉपलेट्स की रेन ना हो करके वो एसिड रेन होती है। डन? तो कई बार ये जो बारिश होती है ये एसिड रेन की होती है। इसलिए कभी आपने इस समय, आज का जो हमारा एटमॉस्फेयर हो गया है, इस पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर में अगर आपने पहली बारिश या दूसरी तीसरी इवन बारिश भी देखी होगी, उस बारिश के पानी को आप टेस्ट करके देखना, आपको उसमें एसिडिक फील आएगा, एसिडिक टेस्ट आएगा आपको उस पानी में, सादा पानी जैसा नहीं लगेगा। तो ये गैसेस जब रेन ड्रॉप्स के साथ, स्नोफ्लेक्स के साथ जमीन पर गिरती हैं, तब इसको एसिड रेन कहते हैं। एंड ऐसा जब एसिड रेन वाला पानी जमीन पर पड़ता है, तो ऑब्वियसली ऑर्डिनरी वाटर के बदले ये एसिड रेन वाला वाटर एनिमल्स एंड प्लांट्स को अफेक्ट करता है। एनिमल्स एंड प्लांट्स की जो बॉडी होती है, प्लांट्स को जब ऐसा एसिडिक रेन वाला पानी जमीन के नीचे से मिलेगा, तो उनके अंदर ये जो एसिड वाला पानी है वो प्लांट्स के अंदर जाएगा, एक्वेटिक एनिमल्स उसको पिएंगे, जो फॉरेस्ट के एनिमल्स हैं वो भी उसको पिएंगे। एंड इस वजह से किसी भी इस जगह पर रहने वाले प्लांट्स को, एनिमल्स को टोटली एडवर्स इफेक्ट देता है, खराब करता है। प्लांट्स जो होते हैं एक्सेसिव एसिड रेन की वजह से उनके पत्ते जो है वो पीले पड़ने लगते हैं, सॉइल जो होती है वो इरोड होने लगती है, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो भी अफेक्ट करती है इसकी वजह से। ठीक है, एसिड रेन की वजह से आपको याद हो तो कई साल पहले ताजमहल जो है, इस ताजमहल को भी नुकसान पहुंच रहा था। ताजमहल इज बिल्डिंग, ऐसा मॉन्यूमेंट है जो व्हाइट मार्बल से बना हुआ है एंड मार्बल जो होता है ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है। आपके घर पर भी अगर गैस के ओटे वगैरह जो हमारे हैं या घर की टाइल्स हैं, इन टाइल्स पर भी कभी नींबू रखा हुआ देखोगे ना, तो कई जगह पर आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो टाइल्स के ऊपर जब नींबू का रस गिर जाता है या नींबू कटा हुआ उल्टा रखा हुआ होता है ना, तो वहां पर सफेद पैच बन जाता है। सेम वाज हैपनिंग विद ताजमहल। ताजमहल के आसपास ना मथुरा रिफाइनरी थी
पेट्रोल ऑयल को प्योरीफाई करने वाली रिफाइनरी थी मथुरा में। मथुरा रिफाइनरी से निकलने वाले जो धुआं था, उस धुएं की वजह से आगरा में एसिड रेन होता था, एंड उस एसिड रेन की वजह से जो ताजमहल है उसका जो मार्बल है उसकी शाइन कम होती जा रही थी, एंड इस वजह से लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाए कि ताजमहल इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड इस वजह से उसको बचाना जरूरी है। तो ताजमहल को बचाने के लिए वहां पर जो मथुरा रिफाइनरी थी उसको इमीडिएट इफेक्ट से बंद कर दिया गया। ठीक, सो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को, मेटल ब्रिजेस को, मेटल के जो आइडल्स लगे होते हैं, मूर्तियां जो लगी होती हैं, वायर की फेंसिंग होती है, इन सबको नुकसान पहुंचता है। आप देखना बहुत ज्यादा एसिड रेन होती हो तो उस साल जब एसिड रेन हो रही हो ना तो हमारे घरों के गेट में जंग लगने लगती है। एक्सेसिव एसिड रेन होने की वजह से आसपास के प्लांट्स जो है ना वो उसके पत्ते नीचे गिर के पीले होने लगते हैं। तो ओवरऑल जो एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन की वजह से, एयर के पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन भी इस तरह से पूरे इकोसिस्टम को, पूरे एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, दैट्स वेरी गुड। हु इज डूइंग दिस? वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। आफ्टर दैट, heavy metals like mercury and cadmium, they are absorbed by plant and thereby enter the food chain indirectly due to acid rain. कई बार कैडमियम एंड मर्क्यूरी जैसे हैवी मेटल्स भी होते हैं, वो प्लांट्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं एंड प्लांट्स के थ्रू एनिमल्स के अंदर भी चले जाते हैं, फूड चेन के अंदर एंटर होते हैं। ड्यू टू एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर इन वाटर बॉडीज एंड पाइप्स, leaching of metal and plastic material occurs in water and thereby serious health problem arises. हमारे जो पानी के पाइप्स हैं, बोरवेल के पाइप्स हैं, ये प्लास्टिक एंड लोहे के होने के कारण अगर पानी में बहुत ज्यादा एसिड आ गया हो तो कुएं के पाइप्स, बोरवेल के पाइप्स, नल के पाइप्स, इन सब में भी लीचिंग होने लगती है, केमिकल्स रिलीज होने लगते हैं, एंड ऐसा पानी अगर हम पीने में लेते हैं तो हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक, तो एयर पोल्यूशन के प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या होने चाहिए? लेट्स सी दैट। एयर पोल्यूशन को रोकने का सबसे पहला उपाय ये होना चाहिए कि जो फैक्ट्रीज, जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से जो फैक्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं, इन बढ़ती हुई फैक्ट्रीज से जो हार्मफुल पार्टिकल्स एंड जो धुआं निकलता है, उनको चिमनी से निकालने के पहले ही एक पोल्यूशन कंट्रोलिंग डिवाइस लगाई जाए, उनमें ऐसे फिल्टर्स लगाए जाए एंड ऐसे अरेस्टर्स लगाए जाए कि जो चिमनी से निकलने वाला धुआं है वो धुआं ही थोड़ा सा कम हार्मफुल सब्सटेंसेस वाला हो, ताकि ऐसा धुआं एटमॉस्फेयर को जाके और नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, दूसरा, जो वेस्ट मटेरियल है, घरों से निकलने वाला, सिटीज में निकलने वाला जो गार्बेज है, कचरा है, इस कचरे का प्रॉपर डिस्पोजल किया जाए, उस कचरे का, वेस्ट का मैनेजमेंट प्रॉपर किया जाए, ताकि उससे निकलने वाली गंदी स्मेल एंड उसको जलाने से निकलने वाला गंदा धुआं एटमॉस्फेयर को पोल्यूट ना करे, एयर पोल्यूशन बच सकता है। एटॉमिक टेस्ट, केमिकल वेपन्स से निकलने वाले हार्मफुल मटेरियल जो एटमॉस्फेयर में जाके पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, उन पर कंट्रोल आना चाहिए। वन मोर पॉइंट, control or ban over CFC production. Now let me tell you what is CFC. CFC is chlorofluorocarbon. ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसी गैस है जो हमारे परफ्यूम स्प्रेज के अंदर, फ्रिज एंड एसीज में कूलिंग गैस के फॉर्म में जो ठंडक करने का काम करती है, ऐसी कूलिंग एजेंट की गैस के रूप में यूज होती है CFC गैस। इन इक्विपमेंट में जब ये गैस भरी जाती है तो वहां से वो थोड़ी थोड़ी करके लीक होती रहती है। ये CFC गैस जब एटमॉस्फेयर में पहुंचती है, हमारी इन मशीनरीज से निकलने के बाद, वहां से लीकिंग से निकलने के बाद जब एटमॉस्फेयर में जाती है तो एटमॉस्फेयर को तो नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन एटमॉस्फेयर में ऊपर जो मैंने बताया था आपको कि ओजोन लेयर का जो ब्लैंकेट है, उस ब्लैंकेट में जाके छेद करने का काम करती है, उसको डिप्लीट करने का काम करती है, एंड इस वजह से
एटमॉस्फेयर में अगर आउटर प्रोटेक्टिव लेयर में अगर छेद हो गया या उसमें डिप्लीशन हो गया, उसको नुकसान होने लगा, तो सन की हार्मफुल रेस भी अर्थ के अंदर आने लगेगी पेनिट्रेट होके। ठीक है, सो ऐसे सीएफसी प्रोडक्शन पर भी कंट्रोल करना चाहिए या फिर उस पर बैन लगा देना चाहिए। आजकल ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं सीएफसी के, अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं। इको फ्रेंडली कूलिंग गैसेस जो है वो एसीज एंड रेफ्रिजरेटर्स में भरी जाती हैं। आप कभी आपका रेफ्रिजरेटर अगर नया आया हो तो उसके पीछे जो इंफॉर्मेशन का जो स्लिप लगा होता है ना डिवाइस के पीछे, उसमें अच्छे से पढ़ना, कई जगह पर लिखा होता है इको फ्रेंडली कूलिंग गैस है ना। एक चीज देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एयर क्वालिटी इंडेक्स। आपने एक बड़े सिटीज में अगर कहीं घूमने के लिए गए हो ना, दिल्ली जैसी सिटी में, वहां पर देखना एयर क्वालिटी इंडेक्स के ना स्क्रीन बोर्ड लगे होते हैं, डिस्प्लेस लगे होते हैं। जैसे हमारे यहाँ नागपुर में भी बहुत से स्क्वायर्स पर टेम्परेचर का मेजरिंग एक स्केल लगा होता है, एक स्क्रीन लगा होता है जो डिस्प्ले करता रहता है कि आज नागपुर में टेम्परेचर कितना है कि नहीं। आरबीआई स्क्वायर पर एक ऐसा डिस्प्ले लगा हुआ है। वैसा बड़े सिटीज में जहां पर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन ज्यादा है, वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स का एक डिस्प्ले लगा हुआ होता है जो बताता है कि सिटीजन्स को एक इंटीमेट करता है कि एयर पोल्यूशन आज हमारे सिटी में कितना है। ठीक है, so it is important for citizens to know the extent of air pollution in their city. So as to define the air quality index, proportion of SO2 sulfur dioxide gas, carbon monoxide gas and nitrogen dioxide, ozone, particulate matter, इन सारी चीजों को रोज मेजर किया जाता है। ठीक है, एंड एयर क्वालिटी को इस तरह से स्क्वायर्स पर डिस्प्ले किया जाता है मेट्रो सिटीज में, ताकि लोगों को पता चले कि आज सिटी में एयर पोल्यूशन का रेट कितना है। तो उसके हिसाब से बड़े बड़े सिटीज में आपने कई बार देखा भी होगा सोशल मीडिया पर या न्यूज में, ऐसे जापान और चाइना जैसी सिटीज में जहां पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, वहां पर ऑलरेडी लोग मास्क पहन के घूमते हैं, क्योंकि वहां पर जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा पुअर हो गई होती है एक्सेसिव यूज ऑफ गैसेस एंड व्हीकल्स के वजह से। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज वाटर पोल्यूशन। ठीक है, now again pollution of water is water pollution. That means unwanted substances that are added to fresh water or marine water is called as pollution of water or water pollution. अर्थ के ऊपर जो 70% पानी है उसका जस्ट 2%, हार्डली 2% पानी पोर्टेबल वाटर के जैसा है। दैट मीन्स ऐसा पानी है जो हम अपने डेली यूज में काम में ला सकते हैं। तो 70% ऑफ वाटर का सिर्फ 2% पानी पीने लायक है, तो बाकी सारा पानी जो है दैट इज ओनली मराइन वाटर, यूज करने लायक नहीं है। एंड उस 2% पानी, 1-1.5% पानी जो हमारे पास पोर्टेबल वाटर बचा हुआ है, हमारी एक्टिविटीज की वजह से, एज द पिक्चर इज शोन हियर, हमारी ही एक्टिविटीज की वजह से उसको भी हम खराब करते जा रहे हैं। ठीक, हमारे पास जो पोर्टेबल वाटर के सोर्सेस हैं वो खाली 2 या 3 ही हैं। अंडरग्राउंड पोर्टेबल वाटर, जो टेबल वाटर हम यूज करते हैं, उससे मिलने वाला पानी हमको ट्यूबवेल से, बोरवेल से या फिर कुएं से मिलता है। एंड दूसरा एक पोर्टेबल वाटर का जो सोर्स है दैट इज रिवर। ठीक है, तो रिवर वाटर जो हम यूज करते हैं ये अनक्लीन एंड पॉइजनस मटेरियल के डिपोजिशन के कारण, आर्टिफिशियल एंड अनवांटेड मटेरियल के ऐड होने के कारण हार्मफुल हो जाता है। तब ऐसा पानी पीने लायक नहीं होता है, क्योंकि ऐसे पानी के अंदर ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाता है एंड ऐसा पानी पॉइजनस हो जाता है। एंड इसीलिए इस कंडीशन में अब हम इसको बोलते हैं कि वाटर इज गेट पोल्यूटेड। वाटर को पोल्यूट करने वाले जो पोल्यूटेंट्स हैं उनमें 2 टाइप के पोल्यूटेंट्स। फर्स्ट इज बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स। Biological pollutant means the living factors that pollutes water. Water does not remain potable due to
excessive amount of algae, bacteria, viruses, parasite etc. ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ये अगर पानी में एक्सेस अमाउंट में आ जाते हैं, तब भी पानी के अंदर ये बायोलॉजिकल पोल्यूशन करते हैं एंड इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं. सेकेंड पोल्यूटेंट ऑफ वाटर इज इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स. इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स में सस्पेंडेड पार्टिकल्स जैसे सैंड, डस्ट, सॉइल, प्रेसिपिटेट्स ऑफ सॉल्ट, आर्सेनिक कंपाउंड, कैडमियम, लेड, मरकरी एंड ट्रेसेस ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल. ये सारी चीजें जब पानी के साथ एक्सेसिव अमाउंट में जमा हो जाती हैं, तब ये इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स की वजह से पोल्यूशन क्रिएट करती हैं. थर्ड एंड लास्ट वाटर पोल्यूटेंट इज ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स. ऑर्गेनिक मीन्स ऐसे पोल्यूटेंट्स जो प्लांट्स एंड एनिमल बॉडीज से आते हैं. फॉर एग्जाम्पल वीडीसाइड्स, खेतों में जो केमिकल यूज करते हैं वीड्स को मारने के लिए, वो वीडीसाइड्स के केमिकल. फसलों पर स्प्रे करने वाले इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स. सीवेज, घरों से निकलने वाला जो गटर का पानी है वो, एंड इंडस्ट्रीज से निकलने वाले इफ्लुएंट्स, वहां से जो लिक्विड बाहर निकलता है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं जो लार्ज अमाउंट में वाटर बॉडीज को पोल्यूट करते हैं. ठीक है. नाउ large number of tanning containers present in Tamil Nadu. Wastewater from those centers is released into Palar River, hence that river is referred as Pazar. मालूम है? देखना इस पर इंटरनेट पर सर्च करके देखना. Now let's see reasons of water pollution, natural reasons and man-made reason. चलो, नेचुरल रीजन में ऐसे बोला कि जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल या लिविंग मटेरियल जो है जिनके कारण पानी में पोल्यूशन होता है, दोज आर कॉल्ड एज. सबसे पहला देखते हैं एक्वेटिक वीड्स. एक्वेटिक वीड्स, अगर पानी में बहुत सारी वीड्स फैल जाएं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा तालाबों के ऊपर पूरा ग्रीन कवर का कलर का कवरिंग चढ़ी हुई होती है एल्गी के कारण. कई बार वाटर लिलीज एंड वाटर वीड्स जो होते हैं, एक्वेटिक वीड्स होते हैं, वो इतने ज्यादा फैल गए होते हैं कि पानी हमको दिखाई नहीं देता. ऐसा लगता है कि पूरे प्लांट्स ही उसके ऊपर बिछे हुए हैं, पानी है ही नहीं वहां पर. ऐसी एक्वेटिक वीड्स अगर पानी में जमा हो जाती हैं, तब ये वीड्स जो हैं ये ऑक्सीजन के लेवल को कम कर देती हैं पानी के अंदर. तो होगा क्या? पानी की एक तो नेचुरल क्वालिटी खत्म हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी. दूसरी चीज, अगर ऐसी वीड्स पानी के ऊपर कवर कर लेंगी तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा. तो ऐसे लिविंग क्रीचर्स जो पानी के अंदर रहते हैं, उनके सर्वाइवल के प्रॉब्लम्स हो जाएंगे. पानी के अंदर रहने वाले फिश एंड दूसरे एनिमल्स को ऑक्सीजन कम मिलने लगेगी, तो उनका सर्वाइवल भी अफेक्ट होता है एक्वेटिक वीड्स के कारण. दूसरा रीजन, डिकम्पोजिंग मैटर. प्लांट्स एंड एनिमल्स जो पानी के अंदर मर जाते हैं, उनकी जो बॉडीज डिकम्पोज होती रहती हैं. ठीक है. ये डिकम्पोजिंग मैटर भी अगर किसी वाटर बॉडी में बहुत ज्यादा एनिमल्स या प्लांट ऑल सडन मर जाते हो, तो वो पानी भी पोल्यूट हो जाता है. गणपति विसर्जन के बाद अपने यहाँ नागपुर के शुक्रवारी तालाब में आपने कभी ऑब्जर्व किया है? गणपति विसर्जन के बाद या कोई भी ऐसे धार्मिक त्योहार के बाद जिसमें उस शुक्रवारी तालाब के पानी में हम बहुत सारा डंपिंग करते हैं. विसर्जन के 5-6 दिन बाद अगर आप शुक्रवारी तालाब के आसपास से निकलो ना, तो वहां पर बहुत सारे फिश मरे हुए दिखाई देते हैं. हम गणपति का विसर्जन तो कर देते हैं, उसके साथ सारा का सारा निर्माल्य, हमारे घर से निकला हुआ सारा का सारा एक्स्ट्रा मटेरियल हम कचरा बोल के उसमें डंप कर देते हैं. लेकिन उस डंप कचरे की वजह से बहुत सारे केमिकल्स उस पानी के अंदर जमा होते हैं एंड उसकी वजह से उस पानी में पॉइजन क्रिएट होता है. एंड इस डिकम्पोजिंग मटेरियल की वजह से एक्वेटिक लाइफ जो होती है बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है. आप लोगों में से किसी ने ये फील किया होगा,
गवर्नमेंट को कचरा निकालने के बाद वो मरी हुई मछलियों को भी वहां से निकालना पड़ता है, क्योंकि अगर वो मरी हुई मछलियां वाटर बॉडी के अंदर ही रह गई, शुक्रवारी तालाब के ऊपर ही तैरती रहेंगी, तो पूरे शुक्रवारी तालाब के आसपास के लोगों में उसकी गंदी स्मेल जाएगी, वहां एटमॉस्फेयर पोल्यूट होगा एंड डिफरेंट डिजीज स्प्रेड होने के चांसेस रहेंगे। तो सोचो हमारी एक एक्टिविटी की वजह से कितना नुकसान हो सकता है, हम खुद ही हमारे एटमॉस्फेयर को कितना नुकसान करवा रहे हैं। Then, after that, mud and sludge, वाटर बॉडीज जो नदियां या छोटी छोटी स्ट्रीम्स बन जाती हैं बारिश के दिनों में, कीचड़ साथ में लेके आने के कारण, स्लजी मटेरियल साथ में खींच लेने आने के कारण क्या होता है, नदियों में जब बहुत सारा कीचड़ एक साथ आने लगता है, तो उस कीचड़ के एंड रेत के डिपोजिशन की वजह से नदियां जो हैं उनके रास्ते बदल जाते हैं, क्योंकि एक जगह पर बहुत ज्यादा डिपोजिशन होने के कारण नदियां कई बार अपने रास्ते से डाइवर्ट हो जाती हैं। तो रिवर के करंट एंड उसके करंट का फ्लो भी कम हो जाता है, कई बार कचरा जमा होने के कारण नदी वहीं के वहीं फैलने लगती है, आगे नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि कचरा जमा हो गया तो वो बैरियर बन जाता है नदी के फ्लो में, तो उसका करंट, नदी का फ्लो भी अफेक्ट होता है एंड कई बार नदी अपने आप दूसरे डायरेक्शन में डाइवर्ट होने लगती है। नेक्स्ट, नेचुरल रीजन, सॉइल इरोजन। Many biotic and abiotic factors are added to water due to soil erosion. नदियां जो अपने साथ पत्थरों को काट काट के सॉइल बना के लेके आती हैं, उस सॉइल की वजह से रेती जो बनती है, साथ ही साथ नदियों के पानी के साथ साथ किनारे का जो पानी होता है उसकी टॉप लेयर भी बह जाती है एंड उसके वजह से सॉइल इरोजन भी होता है। नेक्स्ट इज माइक्रोब्स लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया। अभी जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था कि एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक मैटर के ग्रो करने के कारण एंड उनके सड़ने के कारण पानी के अंदर फंगी एंड बैक्टीरिया के कारण भी वाटर पोल्यूशन होता है। एक्सेस अमाउंट ऑफ एल्गी अगर डिपॉजिट हो जाते हैं, वेरी गुड, आई एम क्लोजिंग द क्लास बेटा, यस, क्लास इज ओवर नाउ, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर।